हेलो एवरीवन, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाले हैं तो और आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट कुछ ही दिन रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और आई होप आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दी है। नहीं करिए कोई बात नहीं, हम आपको स्पेशल रिवीजन कराएंगे, वो भी टॉपिक वाइज, जिससे आपको मतलब आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। और ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आया ही आया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई टॉपिक मिस नहीं करना है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब से हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, और मैं आपको केमिस्ट्री की रिवीजन करवाऊंगी, क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का आई होप सिलेबस आप लोगों ने कर लिया है, नोट नहीं करा है तो प्लीज़ ये कर लीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम अब एग्ज़ाम में नहीं बचा है। तो केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट बुक से हमारा आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे तो स्टार्टिंग आपकी सेल से हुई है, सेल से फिर आपको पूरा सेल की डिटेल बताई गई है, फिर आपको लिखना सिखाया गया है। तो मैं आपको बस छोटा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि हम जो टॉपिक करने वाले हैं आज वो है नर्स इक्वेशन, क्योंकि नर्स इक्वेशन से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। आप देखना, प्री बोर्ड में भी आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन नर्स इक्वेशन से आया ही है, और इतना ईजी क्वेश्चन आता है ना नर्स इक्वेशन से, डायरेक्ट इक्वेशन पुट करके आंसर निकलता है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा एक सेल देख लेते हैं कि सेल को लिखते कैसे हैं। सपोज किसी आप में से मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लासेस डेफिनेटली मिस करी होगी, तो उनके लिए है कि एक शॉर्टकट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम जानते भी होंगे, ABC। इससे हम सेल को इजीली बना सकते हैं। तो A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज एंड C फॉर कैथोड। तो जो ये कैथोड एनोड की बात हो रही है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, और ब्रिज इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या है अलग अलग, अगर मैं इसको अलग अलग लूँगी तो एनोड इज, ये हाफ सेल्स कहलाते हैं, ये हाफ सेल्स हो जाते हैं हमारे, हाफ सेल्स हो जाते हैं। कंबाइन करके ब्रिज के थ्रू इसको हम फुल सेल बना देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में 11th क्लास में हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ के आए हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर मैं ऑक्सीडेशन मानूं तो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या था हमारा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे कोई सा भी सेल मेंशन करना है, लिखना है, तो मैं उसको इसी फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपको फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर का ही है अगर मुझे जिंक और कॉपर का लिखना है, तो सपोज जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम एक सेल की थोड़ी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेल की इक्वेशन में मैंने सपोज यहाँ लिख दिया जिंक, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी सॉलिड। सॉलिड से ये जाना चाहिए किस में, क्योंकि ये लूज कर रहा है तो यहाँ ऑब्वियस बात है आयन बनाएगा। और दूसरा है मेरे पास कॉपर, तो कॉपर मेरा गेन कर रहा है, तो कॉपर अगर मेरा गेन कर रहा है तो यहाँ पे आयनिक होगा, अभी इलेक्ट्रॉन लेके फिर सॉलिड बन जाएगा। ये था, तो ये जो है एक्वस, आयंस हमारे एक्वस स्टेट में होते हैं, और ये तो सॉलिड है ही, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये मेरा एक कंप्लीट सेल है, पूरा सेल हो गया। मैं इसको हाफ सेल में अगर डिवाइड कर दूं, हाफ सेल में डिवाइड करने का मतलब मैं ऑक्सीडेशन वाली चीज़ अलग कर दूं, रिडक्शन वाली चीज़ अलग कर दूं। तो मैंने क्या बताया था आपको, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों चीज़ अलग अलग कर दूं। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिंक मेरा लूज कर रहा है, तो जब लूज कर रहा है यानी कि दे रहा है, जब हम कोई चीज़ देते हैं तो हम अपने आप से हटाते हैं। डैट मीन्स जिंक अपने आप से हटा रहा है, यानी कि इधर से माइनस होना चाहिए। तो रैदर देन पुटिंग माइनस, हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, हम उसको उस तरफ को प्लस कर देते हैं। इधर माइनस लिखने से अच्छा हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस दिखा देते हैं। बात तो वही है, चाहे मैं इधर माइनस लिखूँ चाहे इधर प्लस लिखूँ। इसी तरीके से कॉपर का भी हो जाता है, अगर ये गेन कर रहा है तो डैट मीन्स ये गेन कर रहा है और ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये मेरे क्या है, ये मेरे हाफ सेल हैं, हाफ सेल रिएक्शंस, ये मेरे हाफ सेल्स हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ब्रिज का तो बहुत ही ईजी है। ब्रिज के लिए तो हम ऐसे डबल डैश डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही लिखा है ना बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख देना है।
अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि पहले ये है बाद में ये है, तो पहले ये लिखा बाद में ये लिख दिया, बीच में एक स्लैश डाल दिया हमने, ये हो गया। ऐसे ही रिडक्शन में पहले ये था बाद में ये बना, तो पहले ये लिख दिया बाद में ये लिख दिया, ये हो गया मेरा रिडक्शन का। अब इसको हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो पहले ये आ जाएगा, ये था मेरा ऑक्सीडेशन, फिर आ जाता है ब्रिज, फिर आ जाता है रिडक्शन। ये एक सेल लिखने का तरीका है, क्योंकि आप देखोगे कि आपको कई जगह ये देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ई नोट वैल्यूज़ भी देखोगे जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होती हैं, उसमें आपको इसके नीचे जिस भी उसकी वैल्यू होगी, जिस भी हाफ सेल की वैल्यू होगी, वो इसी तरीके से लिखा होता है, जिंक 2+/Zn। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ है ये पर्टिकुलर सेल की दी हुई है, हाफ सेल की। अगर मैं कंप्लीट ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन के आगे लिखती हूँ ये ई सेल, तो इसका मतलब है कि इस पूरे सेल की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं एक टिपिकल हाफ सेल लेती हूँ तो इसका मतलब मुझे उस पर्टिकुलर हाफ सेल की वैल्यू दी हुई है। ये हो गया हमारा बेसिक थोड़ा सेल का आइडिया। इसके बाद जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम नर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो हम देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ऐसा टॉपिक हमारा, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आया ही है। मतलब शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ऐसा कोई पेपर हो जिससे इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन ना आया हो। घुमा फिरा के डायरेक्टली, ज़्यादातर तो डायरेक्टली ही आता है। कभी होता है बाई चांस कि कोई चीज़ घुमा के दे दे नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करने के लिए, अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चन आता है नर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन आखिर होती क्या है, मैं आपको बता दूं, जिसने भी पहली बार, वो कहते हैं ना कि कुछ होते हैं बच्चे, ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ के रखते हैं कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, बेस्ट है आप इक्वेशन को ना याद कर लो। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स हैं, बट अगर आप इक्वेशन आपको याद भी है ना, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर पुट कर सकते हो, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। फिर तो उसके बाद बस कैलकुलेशंस रह जाती है, अगर आपको ये पता है कि टर्म्स क्या क्या है, उसमें वैल्यूज़ क्या क्या पुट करनी है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन, आप इक्वेशन को प्लीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन में हमारा, इक्वेशन में हमारा होता है ई सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF ln, इसके बाद यहाँ पर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये होती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करें। कई बार हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ही तो है, कोई सा भी लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट का एक पर्टिकुलर है कि ये कंसंट्रेशन दिखाता है। तो यानी कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट इनटू प्रोडक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे अंदर प्रोडक्ट लिख रही हूँ, दैट मीन्स प्रोडक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है, ये पूरी टर्म को ऐसे तो हम क्यों बोलते हैं। ये आपका, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो ये आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जहाँ पे आपने QC KC ये सब बहुत सी चीज़ें निकाली थी। तो वहाँ से अगर हम इसको थोड़ा रिकॉल करें तो इसको हम Q भी बोल सकते हैं, और अगर आपको क्यों याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लिख दो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन। आप ये इक्वेशन प्लीज़ याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो, अब सेल लिखा है मैंने, दैट मीन्स ये कंप्लीट सेल के लिए है, नॉट फॉर कैथोड, नॉट फॉर एनोड, नॉट फॉर हाफ सेल्स, कंप्लीट सेल। आपका एनोड, ब्रिज, कैथोड पूरा का पूरा जो है हमारा पूरे सेल के लिए है। ये पूरे सेल का EMF है, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब आप कहेंगे कि ये टर्म कैसे आ गई, अभी हम देखते हैं ये टर्म का और बाकी सारी टर्म्स का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कह सकते हैं, सिंप्लीफाई कह सकते हैं, हम इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, कुछ वैल्यू जिसमें ऐसे से ये वाली वैल्यू है, ये तो चलो आप कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे ln लिखा है, ln इज लॉग बेस E। ठीक है, अब इसको मैं अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूं, तो इसको अगर मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करूं तो ये लॉग बेस 10 बन जाता है। जो हम लॉग यूज़ करते हैं वो वाला लॉग, ये वाला, ये हो जाता है चेंज। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ln की जगह लॉग बेस 10 लिख सकती हूँ और 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इसके अलावा ये हमारा गैस कांस्टेंट, सिंपल
आर की वैल्यू ये भी फिक्स वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल। इसके बाद एफ की वैल्यू भी हमारी फिक्स होती है, फराडे 96500 फराडे जी ने दी थी। अब यहाँ पे याद रखना आप कि मैंने 96500 लिखा है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 96485 समथिंग होती है, ये वैल्यू होती है। लेकिन क्योंकि हमको कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना होता है, इजी कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं ये वैल्यू ले रही हूँ तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो। राउंड ऑफ कर दिया मैंने इस वैल्यू को 96500 में, ताकि मेरे को कैलकुलेट करना इजी हो जाए, क्योंकि जीरोज़ में कैलकुलेट करना इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू कोई भी नंबर वैल्यू लेंगे हम। अब मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, अब इससे आंसर में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पॉइंट्स में अगर वैल्यू चेंज होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए हम इसको पुट कर सकते हैं 9650 डायरेक्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स वैल्यू है, ये पुट कर सकते हैं। इसके बाद टी, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर दूँ तो फिर हमारा टी ज़्यादातर हम देखते हैं 298 केल्विन ही होता है, यही टी रहता है हमारा ज़्यादातर। तो अगर मैं इन सब को पुट कर दूँ, इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूँ, तो इसके बाद जो मेरी एक सिंगल टर्म निकल के आती है वो आती है मेरी 0.059 आ जाती है, ठीक है। यानी मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूँ, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये सेम रहेगा मेरा ई सेल, ये मेरा हो जाएगा ई नॉट सेल। अब माइनस आर टी एफ सब हट गया, एल एन भी हट गया, एल एन की जगह लॉग बेस 10 आ गया है, और सारी वैल्यूज़ को करके कैलकुलेट करके, हमको कैलकुलेट करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, कैलकुलेट सब हो गया, सब कुछ कर करा के क्या निकला है 0.059। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बची है एन, और उसके बाद ये आपका लॉग आ गया प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब ये n क्या है यहाँ पर, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी मेरा रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, जो भी मेरा सेल का रिएक्शन आएगा उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने देखा था एग्जांपल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा था, तो n मेरा 2 हो जाएगा। ये तो आपको जो भी आपके पास रिएक्शन होगी उसके हिसाब से आप निकालेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है, जो भी आपका चेंज आएगा आप इसको वो लिखोगे। तो ये मेरी हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने से मेरी कैलकुलेशन और ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पुट करना, मुझे डायरेक्ट n रखना है, ये रखना है, और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस रखनी है, ये गिवन होंगी क्वेश्चन में, पुट करके सीधे आंसर निकालना है, इतना मुझे करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा, ये सारी वैल्यूज़ हम देख चुके हैं, बस एक ई नॉट सेल है, अभी हम ई नॉट सेल देखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये चीज़ सिंप्लीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो चुकी है यानी कि क्या लिख सकती हूँ मैं उस पूरी की जगह 0.059 अपॉन में n लिख सकती हूँ, ठीक है। लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ई नॉट सेल का क्या है, ई नॉट सेल यूजुअली आपको वैल्यूज़ गिवन होती है, प्रोवाइड की जाती है ई नॉट सेल की, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमको थोड़ा और लेंदी करने के लिए ये ई नॉट सेल की जगह ना हाफ सेल दे देते हैं, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अलग अलग, जिंक का अलग दे दिया और मेरा कॉपर का अलग दे दिया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना तो बहुत ईजी है, आपको बताया मैंने अभी इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो उस हिसाब से आप हाफ सेल इजीली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे वाली दी थी एक रिएक्शन, क्या थी मेरी रिएक्शन, जैसे जिंक मेरा सॉलिड था और कॉपर मेरा 2+ एक्वस स्टेट में था, और ये कन्वर्ट हो गया था मेरा जिंक एक्वस में और कॉपर सॉलिड में, ये मेरी रिएक्शन थी। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया था, मेरा क्या था, ऑक्सीडेशन था, और ये मेरा रिडक्शन था। तो अब यहाँ पर अगर मेरे को ई नॉट सेल प्रोवाइड किया है तो पूरे का प्रोवाइड किया गया है ई नॉट सेल, लेकिन सपोज मेरे को नहीं दिया, मुझे जिंक का दिया है ई ऑफ सेल हाफ सेल, जिंक का सपोज मेरे को जिंक का दिया है और मेरे को कॉपर का दिया है, ये मेरे को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा मेरा सेल का, ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सिंपल। कैथोड में से एनोड को हटा दो, यानी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारी, उसका ई नॉट वैल्यू लेंगे, एनोड का ई नॉट वैल्यू लेंगे, माइनस कर देंगे, मेरा ई नॉट सेल आ जाएगा, सिंपल। अगर आपको दिया है कैथोड और एनोड का अलग अलग,
अगर नहीं दिया है, अगर सिंपल आपको सेल प्रोवाइड किया गया है तो आप डायरेक्ट सेल का वैल्यू पुट करेंगे। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि सेल की वैल्यू दे देते हैं, लेकिन कभी कभी सपोज क्वेश्चन बनाने वाले ने एक और एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया कि भाई ई नॉट की हाफ सेल दे दो, अपने आप निकालेंगे, तो उस केस में आप कैथोड माइनस एनेट कर दोगे, ई नॉट चला जाएगा और फिर सारी वैल्यूज आने के बाद डायरेक्टली ई ऑफ सेल में पुट कर दो, ई ऑफ सेल का मेरा निकल जाएगा नर्व्स इक्वेशन का। तो ये थी आपकी नर्व्स इक्वेशन। अब इसको ऑलमोस्ट इसमें सारे टॉपिक वो हो गया है, सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट वगैरह, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे लिखना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कंसंट्रेशन में फिर से आप अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो इक्विलिब्रियम से आपने करा था कि प्योर सॉलिड लिक्विड वगैरह को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हम यूनिटी एक मान के चलते हैं, 1। तो उधर से अगर मैं देखूँ तो मेरे प्रोडक्ट के साइड सिर्फ ये बचता है, क्योंकि वो तो सॉलिड है, उसको तो हम लेंगे नहीं, और रिएक्टेंट के साइड ये बचता है। डैट मीन्स कंसंट्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, जिंक अगर ऊपर है तो जिंक ऊपर आ जाएगा, और कॉपर अगर नीचे तो कॉपर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। और एक चीज़ और थी, यहाँ पर तो चलो आपका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है स्टिशियोमेट्री, लेकिन सपोज किसी इक्वेशन में ऐसा होता है कि आपका स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर होता है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका उसकी पावर में चला जाता है। यानी कि 2 अगर मेरा यहाँ पे सपोज किसी रिएक्शन में 2 है इधर, तो ये 2 मेरा कहाँ चला जाएगा, मेरा पावर में चला जाएगा। ये था मेरा इधर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखने का तरीका। तो आपको कंसंट्रेशन की वैल्यूज दी होगी, बस आपको इसको पुट करना है और इसके बाद ये पूरी टर्म निकल जाएगी। लॉग के आपको जो लॉग टेबल्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है स्कूल की तरफ से, और उसके बाद एल वैल्यूज़ को तो आप रहने दीजिए, एल तो आप कैलकुलेट करके 2.3 लॉग आ जाएगा, ठीक है। लॉग टेबल की भी प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत ही ईजी स्कोरिंग टॉपिक है। नर्व्स इक्वेशन डायरेक्ट एक इक्वेशन याद करनी है आपको बस, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन फ्री फंड के बस आपको पुट करना है, सब चीज़ जो भी मिला है सबको पुट कर दो और कैलकुलेट कर दो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में, वो क्वेश्चन उस सेशन में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नर्व्स इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक आप इस इक्वेशन को कोशिश कीजिए कि याद कर लें। याद करने के बाद 1-2 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप वैल्यूज़ में कंफ्यूज ना हो कहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। और उसके बाद फिर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्लीज़ क्योंकि टाइम नहीं बचा है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अभी जो रिवीजन के टॉपिक वाइज जो रिवीजन चलने वाली है हमारी, उसका कोई टॉपिक आपका मिस ना हो। थैंक यू।